अब हम बात करते हैं फ्रॉड बाय साइलेंस यानी मौन द्वारा कपट। कोई व्यक्ति साइलेंस अवस्था में रह के चुप रह के किस प्रकार से कपट कर सकता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हेन स्पीच इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ पार्टी। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर जो मटेरियल फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको प्रकट करना पार्टी या जो पक्षकार है उनका वैधानिक तथा नैतिक दायित्व होता है। और वहाँ पर यदि जो पार्टी चुप रह जाता है, उन तथ्यों को, मटेरियल फैक्ट को प्रकट नहीं करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड पर आधारित मान सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एक महिला थी और उस महिला की आयु इंश्योरेंस करवाते समय, जीवन बीमा करवाते समय 60 वर्ष थी, 60 ईयर्स। उसने जानबूझकर अपनी आयु को 48 ईयर्स यानी 48 जो वर्ष है वो बताए। तो ये क्या था कि उसने जो महत्वपूर्ण तथ्य, जीवन बीमा में आयु का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आयु को यदि छुपाया जाता है, उसके साथ किसी भी प्रकार से कि जो भी डेटा है, फैक्ट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, उसको एक तरीके से उसमें बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए, तो ये एक तरीके से फ्रॉड माना जाएगा। और जो महिला है उसकी आयु 60 साल थी, उसने अपनी आयु 48 वर्ष यानी 48 ईयर्स बताकर जीवन बीमा करवा लिया। कुछ समय बाद में उस महिला की मृत्यु हो गई और उसके जो नॉमिनी थे, डिपेंडेंट थे, उन्होंने क्लेम के लिए, बीमा राशि के लिए आवेदन किया। तो बीमा कंपनी ने, या जो LIC है, यहाँ पर LIC ने ये कहकर क्लेम देने से मना कर दिया कि जो महिला है उसने अपना जो लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा करवाया था, उस समय उसने अपनी आयु छुपाई थी। तो इस आधार पर देखिए, जहाँ पर बोलना जरूरी है, तथ्य प्रकट करना जरूरी है कानून के अनुसार, और यदि आप उस समय चुप रह जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो उसको भी कपट माना जाएगा। ठीक, आगे हम अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन स्पीच इज द लीगल ड्यूटी ऑफ द पार्टी, जब पक्षकारों का बोलना एक तरीके से वैधानिक दायित्व है या कर्तव्य है। कौन कौन से हैं जो इसमें? प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी का प्रविवरण या जो प्रोस्पेक्टस है, एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसका यूज कंपनी के द्वारा जो पब्लिक है उसको शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करना है। और उसमें सभी जानकारी, कंपनी की जो भी संबंधित जानकारी है, वो उस डॉक्यूमेंट में दी जाती है। यदि कोई जानकारी कंपनी के द्वारा, जो महत्वपूर्ण जानकारी हो, जिसके आधार पर कंपनी का के शेयर परचेज करने वाले व्यक्ति का जो डिसीजन बदल जाए या उसका जो निर्णय है उसमें बदलाव आ जाए, तो ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी यदि कंपनी के अधिकारियों द्वारा उस प्रोस्पेक्टस में छुपाई जाती है, उसको मेंशन नहीं किया जाता, जिसको मेंशन करना या लिखना जरूरी था, ठीक है ना, तो ऐसे में उसको भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि किस पर्पस के लिए आप उस पैसे का यूज करेंगे, जो आप शेयर इशू करके करेंगे, तो उस उद्देश्य की सही जानकारी देना जरूरी है। इसके साथ ही जो पिछले वर्षों का जो कंपनी का एक तरीके से कोई भी जो उसका लाभ हानि है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसकी जानकारी देना है। इसके साथ ही यदि सरकार ने या कोई रेगुलेटरी बॉडी ने, जो नियामक संस्थान है, उसने कोई एक तरीके से उस पर कोई जुर्माना लगाया है, उसकी भी जानकारी देना जरूरी है। तो ये सभी जानकारियाँ एक तरीके से कानून के अनुसार जरूरी है, और यदि कोई पक्षकार उनको छुपाता है तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में कई पार्टनर्स होते हैं, और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको पार्टनरशिप के बारे में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है, और यदि वो पार्टनर्स उस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी छुपाते हैं, तो वो भी एक फ्रॉड का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट।
गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी होते हैं। एक क्रेडिटर्स होता है जो लोन देता है, ठीक है ना। दूसरा जो लोन लेने वाला है डेटर्स है, और जो थर्ड पार्टी है वो श्योरिटी है, ठीक है ना, श्योरिटी या प्रतिभूति। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है कि जैसे मुझे लोन की ज़रूरत है, मैं बैंक के पास गया, SBI बैंक के पास, और मैंने कहा मुझे लोन की ज़रूरत है, तो बैंक ने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको एक गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, या गारंटर जिसको हम कहते हैं श्योरिटी या प्रतिभूति, जो आपके बिहाफ पर गारंटी दे सके बैंक में, ठीक है ना, कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, आपका आर्थिक पोजीशन ठीक है, आप लोन का भुगतान कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि कोई जैसे बैंक को मेरे बारे में कोई भी जानकारी है, ठीक है ना, तो मेरी तरफ से जो भी व्यक्ति गारंटी दे रहा है, जो श्योरिटी है, उसको सभी जानकारी बैंक के द्वारा बताई जानी जरूरी। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मुझे कितना लोन दिया जा रहा है, कितनी अवधि के लिए लोन दिया जा रहा है, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और यदि मैं भुगतान नहीं करता हूँ समय पर लोन का, तो गारंटर जो श्योरिटी होगा उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी देखिए, एक तरीके से ये इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 3 लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर श्योरिटी है, डेटर है, क्रेडिटर्स है, तो सभी को जो भी संबंधित जानकारी है वो क्लियर होनी चाहिए। यदि कुछ भी बात छुपाई जाती है क्रेडिटर्स के द्वारा, डेटर्स के द्वारा, तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। नेक्स्ट है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली के अंदर जो प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको भी हम एक तरीके से सेटलमेंट करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली। और यदि कोई भी मेंबर्स को फैमिली प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है, मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी सभी मेंबर्स के साथ शेयर करना जरूरी। यदि नहीं करते हैं और उसको छिपाकर यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस जानकारी को, तो उसको भी हम फ्रॉड पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड। देखिए, जो भूमि के विक्रय का जो अनुबंध है उसके संबंध में कोई भी यदि महत्वपूर्ण जानकारी जो उस लैंड का जो सेलर है, ठीक है ना, उसके पास है, तो वो जानकारी देना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर सेल कर रहा है, ठीक है ना, या उसके पास कोई प्लॉट है उसको सेल कर रहा है, तो प्लॉट पर यदि प्लॉट के टाइटल से रिलेटेड, प्लॉट के स्वामित्व से संबंधित कोई दोष हो, कोई डिफेक्ट हो, तो वो जानकारी संबंधित बायर को देना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि उस प्लॉट पर, उस घर पर कोई केस चल रहा है और इस बात की जानकारी आप छुपाते हैं, तो वो एक फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। उस बात को आपको बताना है कि ये इसमें कमी है और ये इशू है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रकार से जो विश्वास पर आधारित एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर पार्टी को जो भी मटेरियल फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी है वो प्रकट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई भी व्यक्ति ने यदि पहले उसने शादी की है, कोई भी यदि उसका डाइवोर्स हुआ है, तो ये जानकारी उसको प्रेजेंट करना है एक दूसरे के सामने। यदि किसी के जो अभी शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, उससे पहले यदि उसके कोई बच्चे हैं, तो उनकी जानकारी उनको स्पष्ट रूप से, यदि और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे ऑक्यूपेशन है, अर्निंग सोर्स क्या है, ठीक है ना, यदि कुछ भी बात आप छुपाते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो संबंधित पक्षकार है वो उस शादी को, उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, वैधनीय घोषित करवा सकता है। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी देना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय फिड्यूशरी रिलेशंस। यानी फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है, जो विश्वास पर आधारित जो संबंध होते हैं, जो अनुबंध होते हैं, उसमें क्या नियम है फ्रॉड से रिलेटेड। देखिए,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, जो पूर्ण सद्विश्वास या विश्वास पर आधारित अनुबंध होते हैं, आप यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें यदि आप साइलेंस रहते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यदि उसको बताते नहीं हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड पर आधारित मानेंगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्दुल है। अब्दुल के पास एक हाथी है, एलिफेंट, और वह उस एलिफेंट को अपने दामाद को, जो एक सन इन लॉ है, उसको जो बेचने का अनुबंध करता है, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या है कि जो हाथी है वो एक बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इसकी जानकारी वो अपने दामाद को नहीं देता है। दामाद, जो अब्दुल का दामाद है, वो ये समझकर उस हाथी को, एलिफेंट को खरीद लेता है कि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। और खरीदने के बाद में उसे पता चलता है कि ये जो एलिफेंट है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2 दिन के बाद में उस एलिफेंट की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो अब्दुल है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, क्योंकि जो दामाद है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, क्योंकि अब्दुल ने उस एलिफेंट से रिलेटेड है वो महत्वपूर्ण जानकारी अपने दामाद से छुपाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो भी एक प्रकार से एटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित है, यानी पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो आपका एज है, जो आप मेडिकल हिस्ट्री है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका हैबिट है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। और यदि आप इनको छुपाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो एक प्रकार से अपराधी है, क्रिमिनल है, और वो अपने आप को एक जो गवर्नमेंट जो टीचर के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को नकार सकती है। इसके अलावा यदि कोई एज के संबंध में कोई झूठ बोलता है, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जो हैबिट है उनके बारे में छुपाता है, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ठीक है ना, इसके बारे में, तो वो बीमा कंपनी है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कोई गंभीर बीमारी है किसी व्यक्ति को, कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, या कुछ केस में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इनकी जानकारी भी यदि छुपाता है कोई व्यक्ति, तो भी बीमा कंपनी है उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। नेक्स्ट है चेंजेस इन फैक्ट बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध के पूरा होने से पहले यदि फैक्ट में या जो भी तथ्य हैं उसमें कोई परिवर्तन आ जाते हैं, तो उसके संबंध में भी आपको जानकारी देना जरूरी है। नहीं देते हैं तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मेरे पास एक बगीचा है, ठीक है, और उसमें 1000 पेड़ है वो आम के, और 1000 पेड़ है वो संतरे के पेड़ है, ठीक है। मैंने किसी व्यक्ति के सामने और आज एक प्रस्ताव रखा है, ठीक है, कि ऐसा एक बगीचा है मेरे पास जिसमें 1000 आम के पेड़ हैं और 1000 संतरों के पेड़ हैं, ऑरेंज के, और मैं अपना बगीचा है वो एक प्रकार से जो 20 लाख रुपए में बेचना चाह रहा हूँ। तो देखिए, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप 1 महीने ठहरिए और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो मैंने 1 महीने के बाद फिर उससे पूछा, तो वो उसने एग्री कर दिया। और उस समय क्या हुआ कि उस तूफान आने की वजह से या किसी और कारण से जो आम के पेड़ थे वो 1000 से घटकर 100 रह गए थे, और जो ऑरेंज के पेड़ थे जो पहले 1000 थे वो अब एक तरीके से 50 पेड़ रह गए थे उस बगीचे में, यानी लगभग पेड़ थे वो नष्ट हो गए, ठीक है। और मैंने उसके सामने, जिस व्यक्ति को मैंने पहले पूछा था उसी के सामने दोबारा प्रस्ताव रखा कि क्या आप मेरा बगीचा खरीदना चाहते हैं। तो उसने
उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दी, वही 20 लाख रुपए। पर देखिए यहाँ पर पहले बगीचे में ज़्यादा पेड़ थे, एक प्रकार से 2000 पेड़ थे आम और संतरे के मिलाकर, लेकिन अभी वहाँ पर केवल 100 पेड़ आम के और 50 पेड़ ऑरेंज के या संतरे के हैं। तो एक प्रकार से जो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यदि उसे इन ऐसी स्थिति के बारे में जानकारी होती तो वो कभी उस बगीचे को खरीदने के लिए अपनी सहमति नहीं देता। तो यहाँ पर यदि कोई परिवर्तन होता है अनुबंध करने से पहले, जो कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसके संबंध में, तो वो आपको जानकारी देना जरूरी है। यदि आप वहाँ पर साइलेंस रहते हैं, कुछ भी बात बताते नहीं हैं, चुप रहते हैं, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड पर आधारित मानेंगे। नेक्स्ट है कस्टम्स एंड यूजेज। देखिए बिजनेस के अंदर जो कार्य, बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, उससे संबंधित कुछ जनरल कस्टम्स और एक तरीके से कोई प्रोटोकॉल होता है, मेथड्स होता है बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बारे में। यदि कोई नया व्यक्ति उस बिजनेस में एंटर करता है, तो जो भी व्यक्ति उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस बिजनेस से रिलेटेड है, उनको उसे वो सभी जानकारी है, वो कस्टम्स के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में वो जानकारी देना जरूरी है। अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम फ्रॉड मानेंगे यदि वहाँ पर पक्षकार चुप रह जाते हैं, साइलेंस अवस्था में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रिक्वायर्ड बाय लॉ। जहाँ पर देखिए इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस में ये कानूनी पाबंदी है कि एज के बारे में, जो भी लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उनको सही तरीके से सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप उनको जैसे फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको सही तथ्यों के साथ प्रेजेंट करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो भी पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। और एज पर लो आपको जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो हमारा लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस में यदि फायर इंश्योरेंस है तो वो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित या लाइफ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, उन सभी को आपको प्रेजेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट किसे कहते हैं हम, देखिए लेटेंट, इन केस ऑफ लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, जो छुपी हुई कुछ कमियां हैं जिनको हम आसानी से पता नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल फोन पर यदि कोई स्क्रैच आया है, कोई टूटा हुआ है, कोई इसका जो ग्लास है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना। और आप ये कह सकते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा रिप्लेस करके दे। परंतु यदि उसके सॉफ्टवेयर में कोई कमी है तो आप उस मोबाइल को तुरंत नहीं पहचान सकते। तो यदि कोई भी ऐसी कमी है उस प्रोडक्ट में जिसको हम ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी एक साधारण समझ से हम उसको पहचान नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है उससे उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी प्रकट करना उसका कानूनी कर्तव्य है। ठीक है ना। यदि वो व्यक्ति छुपाता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसमें और एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे आप एक प्रकार से कहीं फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज के अंदर बाहर से उस कार्टून में है तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर जो फ्रिज में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो एक तरीके से जल चुके हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण है वो खराब हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो जानकारी यदि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को या शॉपकीपर या शॉप के ओनर को है, तो उसका ये कानूनी दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो उस प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारी है उसको प्रेजेंट करें। ठीक है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, देखिए हम लोग क्या है कि जब खरीदते हैं तो कार्टून देख के बोले सही है, उसको खरीद के ले आते हैं। ठीक है ना। और हम ये मानते हैं कि ये नया पैकिंग है, इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक है। लेकिन यदि दुकानदार जानबूझकर हमें कोई भी
डिफेक्ट आइटम सेल करता है जिसके बारे में उससे जानकारी है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये तो थे कि फ्रॉड बाय साइलेंस, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जहां पर व्यक्ति यदि साइलेंस रहता है, चुप रहता है, तो भी उसको हम फ्रॉड मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का बोलना जरूरी है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक आपसे गाड़ी खरीदी, ठीक, मैं आपके पास एक गाड़ी है और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये गाड़ी यदि मैं मान के चलता हूँ ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर से कम चली है, यदि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो ये मैं मान लूँगा कि ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर से कम है। तो यहाँ वो गाड़ी एक तरीके से 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो आप वहाँ पर साइलेंस रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, तो वो फिर एक फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। मैंने जब आपको कह दिया कि आप यदि नहीं बोलेंगे तो मैं ये मानूंगा कि ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर ही चली है या तक चली है, तो मैं इस गाड़ी को खरीद लूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका बोलना जरूरी हो जाता है कि नहीं भाई, ये 50,000 किलोमीटर तक नहीं, ये 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियां होती है कुछ जहां पर कानून की नज़र में बोलना जरूरी है पार्टी का, यदि वो नहीं बोलते तो उसको फ्रॉड मानेंगे। अब देखते हैं कि फ्रॉड का इफेक्ट क्या हो सकता है। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड पर आधारित है, कपट पर आधारित है, या कपट में किन्हीं उद्देश्यों पर आधारित कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या लीगल रेमेडीज या कानूनी उपचार हमारे पास है, उसको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, देखिए सबसे पहले वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। तो जिस भी पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया है वो पार्टी, उसको हम कहते हैं एग्रीड पार्टी या पीड़ित पक्षकार, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, ठीक है ना, उसको व्यर्थ घोषित करवा सकता है। वो व्यर्थ और वॉइड का मतलब एक तरीके से कैंसिल करवा सकता है, उसको शून्य घोषित करवा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, उसका पॉजिटिव पुष्टिकरण करना, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या कहा, वॉइड तो डिक्लेयर नहीं करवाया, ठीक है ना, उसको हमने वैलिड मान लिया। यदि संबंधित पार्टी है वो हमें कंपनसेशन का अमाउंट देने के लिए तैयार है, हमारा जितना लॉस हुआ है उतने क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी मान सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है पार्टी पर। नेक्स्ट है राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया है, व्यर्थ घोषित करवा दिया है, तो ऐसे में जो भी पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने यदि बेनिफिट कोई एक्सचेंज किया है एक दूसरे के साथ, जैसे एक पैसे दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो गया, एक तरीके से वॉइड डिक्लेयर हो गया है, तो जिसने भी पैसे लिए हैं वो वापस करेगा दूसरे पक्षकार के पैसे। तो इस प्रकार से ये रेस्टिट्यूशन का जो भी राइट यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड बाय साइलेंस के एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, जिसमें साइलेंस या चुप रहने को हम एक प्रकार से फ्रॉड नहीं मानेंगे या फ्रॉड के आधार पर हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स फॉर डिस्कवरिंग द फैक्ट। यहाँ पर क्या है कि जैसे एक आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और आप पूछते हैं, दुकानदार पहले ही आपको कह देता है कि भाई आप इसको देख लें और उसको चेक कर लें कि ये टूटा फूटा हुआ नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। यदि इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बदल के नहीं दूँगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में कमी आती है तो मैं आपको रिप्लेस करके दे सकता हूँ। यदि वहाँ पर आप जैसे वो मोबाइल टूटा हुआ है ऊपर से, आप उसको देखते नहीं हैं, ठीक है ना, हालांकि आप उसको देखकर समझ सकते हैं उसमें कोई डिफेक्ट्स है, उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि मोबाइल टूटा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उसको देखकर पहचान सकता है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स नहीं करते हैं उस डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए, तो आप फिर वॉइड के फ्रॉड के नहीं मान सकते और ना ही फ्रॉड के आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास एक तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स, यानी एक तरीके से
आपके पास तरीका था, साधन था उस डिफेक्ट को, उस कमी को पहचानने के लिए, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, तो ये आपका डिफॉल्ट है। तो फिर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड मानकर आप उसे वॉइड या व्यर्थ घोषित नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन बाय द पार्टी आफ्टर अवेयरिंग ऑफ फ्रॉड। देखिए, किसी पार्टी को पता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, जितना भी उसके साथ फ्रॉड की वजह से जो लॉस हुआ था, उसने उस लॉस का जो कंपनसेशन प्राप्त कर लिया है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लिया है। अब क्या है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार जब आपको पता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और आपको जो लॉस हुआ था उसकी भी क्षतिपूर्ति या आपको उसका कंपनसेट कर दिया है, तब उसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। यानी जब आपने उसकी पुष्टि कर दी है, उसको सही मान लिया है, जब आपको कंपनसेशन प्राप्त हो गया है, तब फिर वहाँ पर क्या है, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ओरिजिनल पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जिसमें फ्रॉड पर आधारित है, बट अब क्या है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस पोजीशन को हम वापस रिस्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कंपनसेशन दिलाया जा सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे अब्दुल है, उसने अपने दामाद को एक गुड फेथ के आधार पर एक एलिफेंट बेचा था, और वो हाथी बीमार था, लेकिन ये बात अब्दुल ने अपने दामाद को नहीं बताई। दामाद के ने जब हाथी खरीदा एलिफेंट, तो वो 2 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ना तो हाथी को वापस कर सकते क्योंकि वो अभी जीवित नहीं है, तो जो भी दामाद को एक तरीके से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जा सकती है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड के बेसिस पे वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।